शेर भी है जी कि शेख और शैतान की खसलत एक है। शैतान शेख से कदरे नेक है। पाकिस्तान में हेरिटेज को साइडलाइन किया जाता है मगर सिर्फ प्री इस्लामिक हेरिटेज को यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम आ गया जी तब से आप कहते हैं जी उसके बाद जो हुआ हमारी हेरिटेज है। हाँ। उससे पहले जो हुआ आप उससे बिल्कुल बरी व ज़िम्मा। मज़ीद प्रॉब्लम आ जाती है जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं क्योंकि वो तो हम वैसे भी इरेज करना चाहते हैं ना। एक तो बहुत फर्टाइल लैंड है हमारी इन टर्म्स ऑफ इन्वेडर, एवरीबडी वांटेड टू इन्वेड इट। बिल्कुल जी, पंजाब आओ वंड खाओ। इसी सिलसिले में जी मेरी एक दोस्त है, एजुकेशनिस्ट कहती है अपने आप को, उन्होंने मुझे कहा था जी कि पाकिस्तान के स्कूलों में तो पीने का साफ पानी नहीं होता। दिस इज इंडल्जिस्ट एलिटिस्ट आइडिया। बाथरूम हमारे साफ नहीं होते स्कूलों के अंदर। मल्टी सेंसिंग रहने का मतलब क्या है कि समोसे की जो स्मेल आएगी उसे कैंटीन से दैट विल बी द स्मेल दैट दे यूज। सो आपको जो सुनने से और देखने से लर्निंग होती है, ये चीज़ें याद रहती हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज सुपीरियर सॉर्ट ऑफ लर्निंग। इट इज समथिंग दैट hurts me as well as I do not know how to comment on it. What do you mean when you say हमारा art? पाकिस्तान का आर्ट। अगर आपको चांस मिले साइबोर्ग बनने का, क्या आपको पता है ये वही है जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है? They are finding trouble, finding places to stay. अगर आपका नाम मुसलमान है, आपका आईडी कार्ड कोई इस किस्म का है, तो उन्हें भी घर में लेने मसला होता है। That is something that is happening in all the cultures, one way or the other. आप कहीं पे oppressed होते हैं और कहीं पे oppressor होते हैं। 2.5 करोड़ बच्चा इस मुल्क में स्कूल गया ही नहीं आज तक, वो स्कूल के करीब से भी नहीं गुजरा। उसको हम क्या हेरिटेज एजुकेशन देंगे हमारे बच्चों को जिन्हें पता ही नहीं कि बादशाह मस्जिद है भी कि नहीं या एग्जिस्ट भी करती है और क्या है क्या नहीं। क्या इज इट नॉट एलिटिस्ट कि भाई म्यूजियम आओ, ये देखो, ये आपकी हेरिटेज है, ये I'm sorry, but I wouldn't agree that museums में भी हमारे कोई इस किस्म की हेरिटेज एजुकेशन के कोई प्रोजेक्ट्स या कुछ। मेरा एक बलोच फ्रेंड है, इज एन आर्टिस्ट एंड ही कीप्स सेइंग कि भाई जो आपका ये आर्ट है और आपका ये कल्चर एक्सपोर्ट है मेरे टोकनिज्म। कहते भाई आप ट्रक आर्ट पेश कर देते हैं कि जी हमारे आर्ट का नमूना ये है और यहाँ पे आपका आर्टिस्ट जो है भूख मर रहा होता है। That is with the artist everywhere. We look at the one who's the starving artist is starving for a reason. Our guest today is somebody who stands at the crossroads of heritage, education and innovation. BNU से आपका ताल्लुक है जी? रिसर्चर हैं, एजुकेटर, और अगर मैं कहूँ कि आप हमारे कल्चर पे एक्सपर्ट भी हैं तो गलत ना होगा। Somewhat. ठीक है जी। पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम के डिज़ाइन में आपका हाथ था। आर्ट करिकुलम जी बिल्कुल। पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है काफ़ी इंटरनेशनल पोजीशंस पे, पोर्चुगल, स्पेन, यूएस, दुबई, आई मीन मैं नाम लेता जाऊंगा जी, टर्की, इस्तांबुल में आप गए थे जी। यूनेस्को, फेस फाउंडेशन, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इन किस्म के ग्रुप के साथ आप काम कर चुके हैं, बड़ी हाई लेवल पोजीशंस। एंड आपके बारे में मुझे बताया गया था जी कि यू हैव पुट हेरिटेज इनटू यंग हैंड्स, लिटरली। क्या ये बात सही है जी? Oh, actually, this is correct. It's my pleasure to welcome you to the podcast. Pleasure is all mine. पहला आपसे सवाल पूछना पड़ेगा, how is heritage lived, not memorized? Like heritage का रट्टा लगा के याद होगी या कोई और तरीके भी heritage को experience करने के? First of all, thank you so much for taking up, as I spoke about it already as well, that there's much needed initiative to speak about heritage, speak about our people, speak about things that we live every day. हमारे इंडस की heritage. Exactly, Indus, Punjab, whatever this region we're living in. It is something, जैसे आपने हेरिटेज की बात की, हम ट्रेडिशन की बहुत बात करते हैं। I teach history and philosophy of art and design education, so I talk about history a lot. लेकिन हिस्ट्री ऐसे नहीं है कि एक ताक में रखी हुई चीज़ है and you have to, जैसे आपने मेमोराइजेशन की बात की, and you have to just refer to it. But history or tradition की जब हम बात करते हैं, it is something lived, like it is living and it is ongoing, it evolves. Right. So all of these things, जब आप ट्रेडिशन की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, और फिर हेरिटेज की बात करें, all of these things are not something that are, you know, sterile or stale. These are the things that we live every day, we think about, we practice, and then most importantly we learn from them about ourselves first of all. So heritage, जब आपने live की बात की, is very much true that it's all around us. Not just the heritage
the dilemma for Pakistan, we might have to advance into this kind of conversation into the later part of conversation. But the problem with us is that we think that heritage is something that is to be created. क्या मतलब हेरिटेज इज टू बी क्रिएटेड? हेरिटेज तो पड़ी है हमारे पास, कोई कमी तो नहीं है. आई मीन इट पुट हो तो यहाँ पे कोई पुरानी दीवार निकल आती है. If you no heritage and identity are so closely linked. If you look at Lahore, there are so many. I would just talk about the tradition in saints in Lahore. The traditional saints in Lahore. The saints. माधव लाल हुसैन. Exactly. So जब आप लाहौर की बात करें, लाहौर की हिस्ट्री को देखिए, आप हेरिटेज की बात करें, तो he is someone जो यहाँ की भट्टी से यहीं पे थे, but after a certain point in history, we have seen some other shrines being developed and being identified as Lahore की. देखिए जी, 9 गज पीर का मज़ार तो पाकिस्तान के छोटे बड़े हर कस्बे सूबे के अंदर है. 11 गज का भी मैंने देखा है, 23 गज का भी देखा है. कोई मुझे सिंध में बताते हैं मुला लुटर का मज़ार भी कोई है जो कि इस किस्म की चीज़ें तो फैंटास्टिकल है. But Madhu Lal Hussain was a real historical character. He is a real historical character, but you see that when you are going to look at Lahore, when you're going to look at the identity of Lahore, let's not talk about we sitting here in Lahore, but somebody looking at Lahore from outside Lahore and learning about it. What is it? Do they look at Lahore as, does the Madhu Lal Hussain come as first reference to their minds, or is presented as a first reference? अगर आप टूरिस्ट बोर्ड को भी देखें तो probably मीनार पाकिस्तान लाहौर का पहला रेफरेंस है. मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, there is this दाता दरबार है. थोड़ी रंजीत सिंह साहब की समाधि को भी दिखा देते हैं एक आध बार हम. वो तो बेचारी खैर उनके उसका तो एक किस्सा ही अलग है. आप उनकी a lot of people do not even know that his murder is somewhere here so close, just on the walking distance of all of these places that we identify as ours. So that is something that I refer as creating heritage. So after historical turn, we have deliberately tried to create this kind of heritage and narrative for this new national identity that we wanted, and it has isolated itself from the rich tradition. जैसे आपने इंडस की बात की, मोहनजोदड़ो की तहजीब है, मेहरगढ़ की तहजीब है. There are so many of these traditions, these civilization that we live today. They are present all around us, but we have this certain kind of intentional disconnect because we have that struggle of making or creating, developing a new kind of identity for us, which is devoid of. मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था जी कि पाकिस्तान में हेरिटेज को साइडलाइन किया जाता है मगर सिर्फ प्री इस्लामिक हेरिटेज को. प्री इस्लामिक हेरिटेज को यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम आ गया जी, तब से आप कहते हैं जी उसके बाद जो हुआ हमारी हेरिटेज है, उससे पहले जो हुआ आप उससे बिल्कुल बरी उज़्ज़िमा भी हैं. ऐसा वही ना, इट डज नॉट सूट आवर सम सर्टेन नैरेटिव्स दैट वी हैव टू adopt as our identity because we have to fuel that kind of, I wouldn't say hatred. You're very courageous for saying that. Exactly. This was the reason I was saying that this might get controversial and we will have to rethink this later maybe. नहीं, but बात आपने सही की है. We do have कुछ मसला है हमें याद करते हुए कि यार वो मोहम्मद बिन कासिम के आने के पहले, उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पे. हम वो अपनी बुद्धिस्ट हिस्ट्री, अपनी हिंदू हिस्ट्री, अपनी सिख हिस्ट्री, खैर वो सिख तो खैर बाद में आए थे, बट यू नो व्हाट आई मीन कि हम इस्लामिक हेरिटेज को बड़ा सही मानते हैं कि जी बिल्कुल ये मकबरा है, ये है, ये मस्जिद है. मंदिरों की अपनी ओनरशिप नहीं दिखाई. मंदिरों की तरफ नहीं, actually this is true with the Sikh heritage sites also, because I've worked extensively with the Sikh sites here. शेखुपुरा में है सच्चा सौदा, खैर it's well maintained, अच्छा खासा, but there is this रोहड़ी साहब, उसका बहुत बुरा हाल है. Well, I wouldn't say that exactly. There is some certain kind of carelessness towards these minorities. हम कह सकते हैं इनको. Although that's our heritage, but minority की जो sites हैं, उनकी तरफ कुछ neglect है. This is throughout actually. जब हम start करते हैं, लोथियों की बहुत खूबसूरत मस्जिदें हैं जो अब तबाह हाल हैं, उनके बारे में nobody cares. So more or less we have this kind of attitude towards the entire heritage. कि ईंटें उखाड़ लो, घर में डाल लो. Exactly. और उसके बाद में मज़ीद
प्रॉब्लम आ जाती है जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि वो तो हम वैसे भी इरेज करना चाहते हैं ना। इज़ दिस अगर लाहौर की बात करें, हम सिखों पे भी जाते हैं, मुझे एक बात याद आ गई जब हम लाहौर की एक्चुअली बात करते हैं, तो देयर इज़ दिस बुक called Making Lahore Modern. So he says that Lahore का जो map है ना, it's kind of convoluted drawing, जिसपे you have drawn something and they say that it should be improved, you erased it and then you draw it over again. So if you put all these map over map over map, heritage maps आप देख लीजिए, for all of these different regimes, different rulers, different kind of leadership that has existed in Lahore में आप बात कर ले, बाकी तो बहुत it gets more and more complicated, but सिर्फ अगर आप लाहौर में ही बात कर लें, so there has been and I wouldn't say that it's right now it's the only time when we are trying to create this identity. This has been happening throughout the history. एक तो बहुत fertile land है हमारी in terms of invader. Everybody wanted to invade it. बिल्कुल जी, पंजाब आओ वंड खाओ. Exactly. So आए हैं और at some points I think that, और हमने बहुत absorb किया दूसरे सारे cultures को जो भी हमारे पास आए हैं. We have absorbed. We have एक छोटी सी मिसाल उसकी ये कि अब अरब वर्ल्ड्स में if you were talking about tradition and culture, I don't know सवाल क्या था, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. आप मुझे बता रहे हैं जी कि लाहौर के अंदर जो चेंजेस आ चुके हैं और हमने अपनी हेरिटेज को बिल्कुल इग्नोर किया है, इसका मतलब है कि लाहौर के ऊपर लेयर्स बनती जा रही है. Exactly. So there is it's kind of a convoluted drawing. So drawn over drawn. So this has been an effort to leave the mark, to leave their own history, to make Lahore their own city by all of these different kind of leaderships. आपने मुझे इस बात पे कन्विंस कर दिया कि हेरिटेज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ. कुछ दिन पहले मैं एक हेरिटेज साइट पे गया था. मेरी एक फ्रेंड है, वो एजुकेशनिस्ट है, मुझे वो दिखाने के लिए गई थी लाहौर. उन्होंने एक ठंडी आह भर के उस हेरिटेज साइट को देखा था और मुझे कहा कि हेरिटेज एजुकेशन का फ़ायदा कोई नहीं. और उन्होंने रीज़न मुझे दिया कि मोस्ट हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान आर फिजिकली इनएक्सेसिबल टू वर्किंग क्लास चिल्ड्रन. हेरिटेज एजुकेशन इज एलिटिस्ट because it stays in textbooks and museums, not in the people lived experience. आप क्या कहेंगे? I would think it's the other way around. वो कैसे? Because books पे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है. अव्वल तो ये भी मैं आपको बात बता दूँ. It's not a lot. It's not discussed or talked about a lot into the books also. Heritage की अगर आप बात करें, तो you just talk about the city and its built features and environment and history. उस पे आप बात करते हैं, but you don't have that kind of focus in the curriculum also or in the books. And then elitist की बात, then अब देखें ना जी, एड्सन कॉलेज के बच्चे अब लेके जाते हैं स्कूल ट्रिप्स पे बादशाही मस्जिद. 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त पे स्कूल गया ही नहीं आज तक. वो स्कूल के करीब से भी नहीं गुजरा. उसको हम क्या हेरिटेज एजुकेशन देंगे हमारे बच्चों को जिन्हें पता ही नहीं कि बादशाही मस्जिद है भी कि नहीं, या एग्जिस्ट भी करती है और क्या है क्या नहीं. क्या इज इट नॉट एलिटिस्ट कि भाई म्यूजियम आओ, ये देखो, ये आपकी हेरिटेज है, ये I'm sorry, but I wouldn't agree that museums में भी हमारे कोई इस किस्म की heritage education की कोई projects या कुछ. It is very apt system because if you look at the museums in I'm sorry, अजायब घर, अजायब घर तो खैर यहाँ पे that kind of activity or engagement with the public is not happening in our museums either. Not at all. It's not at all नहीं है, कुछ हद तक है. There are few museums जहाँ पे you would see there is this can I name places? Of course. So this is this National History Museum जहाँ पे आपके पास एक complete activity room है for the children, and there are designed activities for the students to go and have rounds of the museum, and do some kind of exploration. मगर जी then again बात तो वहीं पर ही नहीं, जो elite के पास ही रहा ना. अगर वो schools के बच्चे आ रहे हैं जो कि टाई लगा के पहुंचेंगे वहाँ पे और चीज़ें तोड़ेंगे, तो गरीब का बच्चा क्या करेगा हेरिटेज के लिए? गरीब का बच्चा, yes, we have this problem, which is where, लेकिन एक और बात भी मैं आपको बताती हूँ. There are so many places जो हमारे heritage sites हैं. जब हम heritage site कहते हैं, we have to understand it's not just these big mausoleums or minarets or mosques or forts. There are so many other places that hold as much history and heritage in Pakistan. There is this पक्का किला, आपने शायद सुना हो, हैदराबाद में. पक्का किला के नाम से एक जगह है हैदराबाद में. किला तो सियालकोट में भी है. लोग रहते हैं उसमें. हाँ जी बिल्कुल. लोग रहते हैं उसमें. आई मीन इससे ज़्यादा आप क्या इंटीग्रेट होंगे हेरिटेज में? यू आर लिविंग इनसाइड अ फोर्ट
and people are trying to, you know, और उसके पीछे अगर आप देखें, if you just take a walk, it's unimaginable the kind of garbage you'll find there. वो अपने घरों में बैठ के ऐसे शॉपर बाहर फेंकते हैं और वहाँ से, you know, सारे एक बहुत बड़ा गार्बेज डंप, हमारी हेरिटेज तबाह हो रही है। एग्जैक्टली, और उसमें गरीब के बच्चे रह रहे हैं, गरीब रह रहे हैं। सो जब हम ये बात करते हैं ना कि अमीर और गरीब, सो आई ठीक है, हमारे बहुत, आई डू एग्री, क्लास के डिफरेंसेस हैं, डिस्पैरिटी इवन विद इन दिस एजुकेशन सिस्टम बहुत डिस्पैरिटी है। एलीट स्कूल्स हैं, देन इवन वन एजुकेशन सिस्टम अगर आप देख लें तो उनके डिफरेंट टीयर्स हैं। सो देयर इज दिस, इफ one child can afford somewhere around 3-4,000, उनके लिए हमने अपने ही सिस्टम में से ये एक स्कूल बनाया हुआ है। इफ़ दे कैन अफोर्ड अ बिट मोर, 30-40 कर सकते हैं, इतना है, अगर वो इतने डॉलर्स दे सकते हैं तो then there is an extended kind of curriculum that we are going to teach you. So disparity बहुत है, but even then जब मैं ये देखती हूँ on the about the ideas that have to be discussed into the classroom, about curriculum that has to be focused on, particularly within the local context, there's not much of a difference. Not much of a difference. I wouldn't say that elite को access है, exactly, elite को ज़्यादा access मिल रही है और गरीब को नहीं मिल रही है. So these are actually the bubbles that we are living in. So जिस bubble में actually elite रह रही है ना, उसमें तो I don't know पाकिस्तान का कितना percentage है जो exist करता है. What do you think, कितना percentage exist करता है? It depends on, a lot of it depends on the kind of school system you are in, right? Or certain school, जैसे आपने एक अभी नाम लिया है, you obviously are पगड़ी वाला स्कूल जी? हाँ जी, पगड़ी वाला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। So वहाँ पे, I mean, I was there a few months back, तो शाम को यही टाइम होगा, तो मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे होते हैं, and then they have this national narrative spoken about into the school. Then there are few school systems जहाँ पे वो भी elite ही होंगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल you have more association with the Sunset Boulevard in New York than the one here. So that depends on the kind of school system you are. And I do believe Sunset Boulevard is in Hollywood. इतना maybe Fifth Avenue, New York. इतना ज़्यादा है difference between the difference, इतना तनव्वु है हम लोगों पाकिस्तान में in terms of population, in terms of obviously race, in terms of class, in terms of thinking practices, सबसे ज़्यादा जो actually अगर आप बाकी सब चीज़ों को देखें, that is something that is encouraged also. As an educator, I would like to have people in my class, and I have people from my classes, this classroom where there's one person from Sri Lanka, the other is from Bhutan, another is from interior Sindh, the other is from Chitral. So that kind of diversity is always encouraged and welcomed. But the kind of thinking practices we have that have gone really stale, वो जो कहीं ना कहीं you have to bring in the larger system of values and beliefs and ethos that you have to set to head into the right direction. वो right direction क्या है, वो कभी हमें पता चल जाएगी. Let's narrow the scope. JP, पूरे पाकिस्तान की बात की, let's bring it down to your classroom alone. And you've done experiments with something called a multisensory classroom. Exactly. इसके बारे में बता सकते हैं, what is a multi-sensory classroom? And again, सवाल मेरा दोबारा ये होगा, गरीब का बच्चा single sensory classroom में नहीं पहुंच रहा. नहीं, you don't have to have a lot of resources. वो जब आपको thinking practice की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जब हम I am an art educator, so we teach people how to the program that I had, it says all the people who teach art all around Pakistan. उसमें वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बड़ों को भी पढ़ाते हैं. तो we think about resources जो at hand हो, जो local हो, आपके contextually relevant हो. जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो वो जो एक lavish वाला, हमने एक नई टर्म जो कुछ अरसे से स्टार्ट हुई है हमारे यहाँ पे, which is called purpose built campuses. हाँ जी, बिल्कुल. To an extent it's fine. बेसमेंट वाले घरों में भी स्कूल बनाने की कोई तुक नहीं बनती कि जहाँ रोशनी नहीं है बच्चे के पढ़ने के लिए. इसी सिलसिले में जी मेरी एक दोस्त हैं, एजुकेशनिस्ट कहती हैं अपने आप को, उन्होंने मुझे कहा था जी कि पाकिस्तान के स्कूलों में तो पीने का साफ पानी नहीं होता. दिस इज इंडल्जिस्ट एलिटिस्ट आइडिया. बाथरूम हमारे साफ नहीं होते स्कूलों के अंदर. मल्टी सेंसरिंग रहने का मतलब क्या है कि समोसे की जो स्मेल आएगी उसे कैंटीन से, दैट विल बी द स्मेल दैट दे यूज. नहीं, देखिए
हमारी it is a lot of biological rationale involved behind this. So उसमें ये कहते हैं कि जो हमारा ब्रेन हिस्टोरिकली जब डेवलप हुआ, there is this researcher called Diana Ackerman, she says in a history of senses में, she says कि when our brain was developing, because there's an idea कि हम as species कैसे develop हुए. So the first and most important part of our brain is an olfactory bulb, which developed first before all of the other senses. सूंघने की हिस्स. So there's this part of brain, is a neuroscience की term में, there is limbic system, जिससे हमारा sensory data filter होता है. Scent और memory का बड़ा strong connection exactly. है recall के अंदर. So it is totally at the top of the limbic system, and whatever we collect, sensory data देखने से collect होता है, सूंघने से collect होता है, सुनने से collect होता है, touch करने से collect होता है. So all of these senses जो हमारा data इकट्ठा होता है, the first preference is given to the olfactory. That is neurologically verified fact. However, in the social setting, there is a repression for this. जब हम learning की बात करते हैं or to capitalize on our ability to the fullest to learn something, उसकी बात करते हैं, तो there are so many things within us that we can capitalize on. There is a term oculocentrism, जिसका मतलब है कि visual hegemony है जो हम समझते हैं, that also has been established in Aristotle's De Anima. Exactly. So he says there's literally a table that says there is a hierarchy of senses where the superior sense is visual. So आपको जो सुनने से और देखने से learning होती है, ये चीज़ें याद रहती हैं, that is something which is superior sort of learning. And these are these are distant learning, क्योंकि अभी मैं देख सकती हूँ, I can collect the data from my environment by looking at that, by hearing it. However, they say that there is another, जो बाकी senses हैं, they are proximate senses and somewhat inferior senses, because you have to be in the direct contact with those senses. You don't have to be a good warrior and be नाक तेज है. Exactly. Right. उसमें एक और बड़ी बात ये है कि this smell, because when a child is also born, they cannot see us properly, they cannot hear us properly. For उनकी आंखें तो, I mean, 3-6 months they can see a blurry image of the world around them. How they're connected to the people, particularly the mother, is through their scents, so which they are already familiar with, which gives them that intimate feeling. We understand the importance of the sense of smell. How do you incorporate? आपके classroom में कैसे इस्तेमाल होती है? देखिए, इसमें we talk about memory, remembering. So तो memory में जो सबसे ज़्यादा आपको vivid memories याद रहती हैं या चीज़ें याद रहती हैं, a lot of it's not the rote memorization, but memory is a part of learning. So particularly in the arts classrooms. So in these classrooms, if you have to remember something, and this data for the memory is coded through one sense, एक होती है monosensory modalities, एक होती है multisensory modalities, एक होती है dual sensory modalities. Usually हमारी mono या dual use हो रही होती हैं. So when you experience with your whole being something, the data that you code, the memory that you code is stronger and better. Is stronger than the ones that is going through one sensory channel or two sensory यानी कि मैंने पेंट का डब्बा खोला, उसके बाद मैं और डिविंची एक प्लेन पे आ गए. Oh, maybe I do not know your painting skills, but about your painting skills, but yeah. So these kind of experiences, when you experience holistic learning, जो हम सारी बात करते हैं, so your whole body experiences, your whole body memory means something. It has to be capitalized within the classrooms. But बुरी बात ये है कि there is a kind of restriction है कि आप looking at something and observing it is kind of a normal practice. Listening something and observing it is a normal practice. But smelling something in the public is something that is weird. Although it's something something so natural, because all of the senses, they belong to our own body. They are part of our olfactory heritage. They're part of our sensory heritage. But there are certain social norms that want to devoid it of. हाँ जी, I'm not going to go around sniffing people. मुझे अजीब लगेगा मैं हर बंदे को आके सूंघना शुरू कर दूँ. हाँ भाई. So of course we get a generalized idea of how important the sense of smell is, but we are trying not to smell people.
Let's talk about cultural diplomacy and the soft power of Pakistan. Pakistan अपना culture use करता है to gain soft power in and around the world. मगर जी क्या वो reality वही है जो हमारा culture दिखाता है? Like where is the culture of the Baloch represented in Pakistan? It is something that hurts me as well as I do not know how to comment on it because I've been teaching a lot of Baloch students. और उनसे आपको क्या लगा कि उनका culture represent हो रहा है हमारे? They feel isolated. They feel isolated. They do feel isolated. They feel they are not. They feel they're not really integrated within these communities when they move out of Balochistan for education, for work, and there's a certain kind of stigma around the Baloch Identity. people as well. Yes. क्या stigma? Terrorists कह रहे हैं आप उनको? Some sort of like the experiences that I have come across is like that they're unable to find places to stay. क्या मतलब? In societies, communities. क्या आपको पता है ये वही है जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है? They are finding trouble, finding places to stay. अगर आपका नाम मुसलमान है, आपका ID card कोई इस किस्म का है, तो उन्हें भी घर में लेने मसला होता है. That is, I mean, that is something that is happening in all the cultures. One way or the other, आप कहीं पे oppressed होते हैं और कहीं पे oppressor होते हैं. मगर कुछ ऐसा करना है जो काफी मुल्कों में लीगल भी है, to discriminate on the basis of religion, to discriminate on the basis of. Yes, हम लोगों की like इसमें laws में तो ऐसा कुछ नहीं है. I mean, these are the norms and the practices that we are talking about, and they are feared upon. There are problems with these people. They go through security checks multiple times. I know a few people who would take a longer route to get to somewhere. So they can avoid the security. So they can. क्या जुल्म की बात नहीं कि अपने मुल्क में मैं फिर नहीं सकता? Totally ये जुल्म की बात है, बिल्कुल है. मैं यही तो कह रही हूँ. I'm uncomfortable talking about it also because as a teacher, I would identify myself as teacher first of all. So it's really hurtful for me to see such things happening with my students because now when I see when you're leaving your house for a better chance on education, life, career, and then you have to face all of these things with all the stress of the education and the research classes that I give them. So, मेरा एक Baloch friend is an artist and he keeps saying कि भाई जो आपका ये art है और आपका ये culture export है mere tokenism. कहते भाई आप ट्रक आर्ट पेश कर देते हैं कि जी हमारे आर्ट का नमूना ये है और यहाँ पे आपका आर्टिस्ट जो है भूख मर रहा होता है. That is with the artist everywhere. We look at the one who's the starving artist is starving for a reason. No, when I started learning about these great masters, and I was like, why is it so romanticized that Van Gogh would drink turpentine and eat the bread that has mold in it, but painted. Why he had to? But there are certain kind of, one thing that you're talking about tokenism, and then there is something that is called real passion for something too. So I think these people, this is the reason the society does not need them or can afford them, because they are the ones who think about the bigger ideas, who think about the abstract ideas that are क्या not मतलब easily. abstract idea? कौन सा abstract idea? Abstract ideas about freedom, abstract ideas about identity, abstract ideas about life itself. Because if you are drinking turpentine and still painting, you've got something wrong to do. कोई नहीं जी, लगे दम तो मिटे हम, दुनिया कमाए खाए हम. ये तो खैर आर्टिस्ट का ग्लोबल मोटो होना चाहिए जी. Globally जी Muslim identity, it's very politicized. क्या हमारा आर्ट क्या मदद कर सकता है इस पॉलिटिक्स को ठंडा करने में? What do you mean when you say हमारा art? पाकिस्तान का आर्ट. Pakistan ka art. I think Pakistan ka art, if you look at it, particularly in the recent times, it's very, very progressive, very contemporary, and talk about almost everything. I mean, if you're looking at something, जैसे बहुत सारे artists in Sri Lanka, if you particularly look at them, they're talking about war and conflict and displacement and violence. A lot of work that comes from that region talks about these themes.
कि वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ बहुत बुरा रहा भी है, and they have used art activism as a as As a a way to means cope to with it. exactly as a means to bring life इसी to बात पे जी this. मेरे एक इंडियन फ्रेंड है, खुद भी छोटे मोटे आर्टिस्ट है बॉम्बे में। उन्होंने मुझे कहा था जी कि पाकिस्तान uses its art as PR. And you guys always avoid the hard conversations about identity, minorities, and rights. Is that true जी? क्या हमारे आर्ट में कोई minority representation है? I wouldn't say that. I wouldn't say that it avoids the harder conversations. Um, I don't know if I need to n- name people, but there are people who are देखिए जी, if you need to working. name people, एक तो आप हैं और एक मैं हूँ, because अभी हमने बात करते हुए 4 बार कहा यार इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. So certainly there's an issue representing minorities in our artworks. There's an issue representing. I mean, I'd be hard pressed to find any painting by a Muslim artist जिसने को मंदिर draw किया हो. I've seen some Christian symbols being drawn totally, but I don't see कि इतना कोई I mean hard divide है that you have these are the certain areas that you have to talk about and these are the ones that you do not have to talk about. There have been such times when you were guided on these the topics that you can and cannot bring to the galleries, but I don't think there is some kind of देखिए एक चीज़ होती है हमने अभी बात की one thing is that how legitimate something is or something isn't, what kind of provision in law is there for something, and then there are norms. So norms जो होते हैं वो practices होती हैं, they're just things that become normal for the people over time with the practice and the acceptance of them within the societies of the people. So I can't say that I have seen these kind of discussions being avoided. I do remember one student, because I was teaching this studio last semester, and a student worked on the on Baloch Artworks? people. Or the Baloch, Yes. working with the Baloch people. She created portraits of the people, Right. and when I said that, oh, all right, I have to put them out, I have to put it on the page and something, she said, please don't do that, because I'm not the people are just scared. There wasn't anything institutional behind it, there wasn't anything that she was told not to do, but people are just Self-censorship? Self censorship भी कह सकते हैं. It's not that she wouldn't think about these things, she was sensitive towards these people. She spoke to a lot of people जो बलोच poets हैं, उनकी resistance की जो सारी history है. She was talking about the Baloch resistance in multiple ways. आज के दौर में भी कुछ किस तरीकों से हो रही है, previously history में भी रही है. So, but she was not comfortable putting this work out there in the public because of there can be so many reasons. There can be that familial association. चल एक काम करते हैं, I'll make you the Minister for Culture. पहला इवेंट आप क्या ऑर्गेनाइज करेंगी? प्रॉब्लम ये कि हमें इवेंट्स की जरूरत नहीं है. किस चीज़ की? क्योंकि हमारे इवेंट्स ही होते रहे हैं, Right. और पीआर ही होती रही है. बिल्कुल. Then the real initiatives. The thing is that जो मैं आपको बता रही हूँ, करिकुलम हमने कुछ resources develop किए थे, and it connects to your very first question of the living the heritage also. There is this movement, यहाँ नहीं है और भी जगहों पर है, adopt a monument. Right. So the students or the children of that locality or the people of that locality, if they adopt a monument or a heritage site somewhere around them, they can they can do so many things. First step is to take the ownership of the things. So we have to inculcate not just the Muslim heritage sites, the Hindu heritage sites, Sikh, Buddhist heritage sites, all of these. And in turn, they are actually beneficial for these people around them, because if we are getting tourism because of these sites, they are going to be people visiting. They are going to be people buying something. They are going to be people buying food. मोटे-मोटे डॉलर आएंगे. डॉलर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. आप देखिए कैनेडियन डॉलर तो बहुत आ सकते हैं, because we have such huge Sikh heritage here. So और लोग आते हैं यहाँ पे, वो 5 पंजा साहिब जाते हैं, अब्दाल साहब, गुरु नानक ननकाना साहिब जाते हैं, करतारपुर जाते हैं. And then there are so many places throughout Punjab and some चकपाल वाली साइड तक जो सिख साइड्स हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं बाबा साहिब stayed,
या कोई इवेंट हुआ उनसे रिलेटेड, सो देयर आर सो मेनी सेक्रेट साइट्स which they would like to visit as well. So in the end, these sites can become and provide a chance of economic, some activity around these. हमें जब आपने माइनॉरिटीज़ की बात छेड़ दी और गुरुद्वारास की बात छेड़ दी, तो आइए उन पे ही बात कर लेते हैं। आपने तो काफ़ी काम भी किया है इन साइट्स के ऊपर और इन साइट्स के साथ। कुछ लोग कहते हैं जी ये काम सिर्फ सिंबॉलिक होता है, कोई एक्चुअल वहाँ पे जाके कोई काम शाम नहीं होता, खाना पूरी होती है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? I wouldn't say that is entirely untrue, because even for the projects that I've done, I was concerned about the sustainability for those, and I have been talking about the people responsible for that kind of because sustainability सिर्फ practices की भी तो होती है, sustainability learning की भी होती है, and the projects that we did, so that is correct. आपको फंड्स मिलते हैं, आप ले जा सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में और उनके स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप अरेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट गो एंड explore these sites, get the material provided, and they are going to follow these resources, whatever you have developed, or the activities, and then once the funds are gone, once the people of these projects are gone, they are not practiced. That is true, ये होता है, I agree to it, but yes, there are people who are driven about these places in these areas, लेकिन वो ऐसे जैसे pockets में चीज़ें होती हैं. I wouldn't say that everything is 100% correct or 100% wrong. There are things that are चलिए really जी, फिर आप क्या ग्रेड देंगी हमारी एजुकेशन को इन दीस टर्म्स? एजुकेशन. अगर आप CF सिस्टमेटिकली देख रहे हैं तो मैं तो उसको वो तो कहीं पे भी नहीं ग्रेड करूँगी, बिकॉज जो भी ये सारी एफर्ट्स हैं और प्रोजेक्ट्स भी हैं, व्हाई डू आई हैव टू डू दीज प्रोजेक्ट्स एंड हैव फंड्स वर्ल्ड बैंक से, एंड देन आई गो टू दीज पीपल कि अच्छा ये आपके घर के बराबर में जो हेरिटेज साइट है इसके लिए ख्याल करें. आई डू नॉट हैव टू डू दैट, और समबडी फ्रॉम द आउटसाइड डज नॉट हैव टू डू दैट. That has to be inculcated in our own mindset that these are our places and we have to take the ownership of these places. And then for that, आप फंड्स जनरेट करने के आइडियाज़ के बारे में भी सोच सकते हैं. देखिए जी, अगर आप हमारे हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं, वी नॉट ओनली डू हैव मुस्लिम हेरिटेज साइट्स, वी आल्सो हैव सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन हेरिटेज साइट्स. मगर ये हेरिटेज साइट्स हमारी टेक्स्ट बुक से गायब हैं. हिंगलाज माता का जिक्र हमारी किताबों में नहीं मिलता. क्यों? That is an interesting thing that for a certain time there were. अच्छा, अब कुछ चेंज हो रहा है. They were नहीं, they were actually उसमें सीता की भी और मोहनजोदड़ो की भी, सब के बारे में, हिस्ट्री के बारे में. जब हमारी जो टेक्स्ट बुक है मुतालिया पाकिस्तान, मौशरती उलूम होती थी, इट वाज अबाउट द मौशरा, देन ओनली द पाकिस्तान. सो बोथ आर बिट डिफरेंट. जब माशरे की बात करते हैं तो माशरे में ये सब चीज़ें हमारा हिस्सा हैं. जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, somehow we have this desire to exclude everything and remain Pakistani. I'm so sorry. तो आप इस, don't you see this hypocrisy or a bit of a... There is actually the curriculum I tried to make and the ones that I reviewed also. There is some sort of inculcation, but obviously जब आप curriculum बनाते हैं, curriculum के भी कितने सारे हिस्से होते हैं. जब तक teachers training is one part of them. The teacher has to understand कि इसकी क्या significance है, इसको क्लास में क्यों ले जाना चाहिए, larger wider society community को इससे क्या भला हो रहा है. And सबसे पहले तो we have to understand that this growing intolerance in society is coming somewhere from this idea that we have to exclude people. We have to set the bar where जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर देते हैं चीज़ों से. सो अभी सम डिफरेंट सेक्स की जैसे बात हो रही थी. सो वी इन दिस creating or developing this kind of heritage or identity for ourselves, we have done that, and we have done that brutally. There is some idea about inclusion. अब लोगों के दिमाग में भी है, educators के दिमाग में भी, but first we have to convince them why is it important. And if we just understand to eradicate this kind of intolerance in society, this kind of divide, polarity हमारी societies में इतनी आ गई है between different communities and people and classes, उसी को bridge करने के लिए if we start थोड़ा इन सारी पॉकेट्स में, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. कुछ हो जाएगा जी. अगर एक बंदा मेरे पास आता है, कहते हैं जी why is inclusion important, आप उसे क्या कहेंगे? Why is inclusion important?
why is inclusion important? What kind of inclusion? Like आपने भी हम मेंशन religious. किया हमने हेरिटेज की डाइवर्सिटी, एजुकेशन की Exactly. डाइवर्सिटी. व्हाई इज इट ही सेज कि भाई जरूरत ही क्या है, 700 में मोहम्मद बिन कासिम आया, वहां से हिस्ट्री शुरू करते हैं, उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खसपानु खाए. I have great respect, but in the end, अगर आप यहाँ के perspective से, he was an invader, right? One way बिल्कुल or जी, the सही, other. ठीक. चाहे हमें जितना भी आप वो कर लें, कुछ ही कह लें. सो अभी अरब वर्ल्ड में सारे में एक छोटी सी मिसाल है रोज़मर्रा की. आपकी फैमिली में भी शादियाँ होती हैं, मेरी फैमिली में शादियाँ, कितनी ब्राइड्स हैं जिनको आप वाइट पहने देखते हैं? अरब वर्ल्ड में जी, नहीं, यहाँ पे शाज़ नादिर वी डोंट, राइट? जी. अरब वर्ल्ड में आप कितने लोगों को रेड पहने सबके देखते सब हैं? सबके सब वाइट पहनते हैं, सबके सब Reverse वाइट है, पहनते हाँ हैं. जी. वी डोंट, जी. राइट? हम जी. मुसलमान हैं, हम अपने आप को उसी हेरिटेज से कनेक्ट करने की ठीक कोशिश जी. करते हैं, बट जब हम शादी का जोड़ा लेने जाएंगे तो ला लेने जाएंगे, बिकॉज दिस इज Because व्हाट वी रस्म है हैव बीन हमारी, लिविंग इन. हेरिटेज है. और ये हेरिटेज मुस्लिम से तो नहीं आया ना. This heritage wasn't the one that Muhammad bin Qasim brought. There's just one thing. There's so many other things. There's so many other practices. अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं. हम we can comment on things that, all right, this is good or bad or evil or whatever, but we have to accept that these are the things that we have been living with, and this is a part of our heritage one way or the other. Either we agree to it or we don't. So inclusion इसलिए ज़रूरी है कि आप coexist कर रहे हैं, आप माने या नहीं माने, you are living here, you breathe that heritage, you live that heritage, and you are a product of this whole environment that is around you. And this everything that we are talking about, this minorities, yeah, excluded people, they're all included into whatever we are actually. आपने The thinking patterns. खासा क्रिटिसाइज किया है हेजेमनी को. जरा मुझे ये बताइए कि हमारी एजुकेशन मॉडर्न हो सकती है विदाउट बीइंग यूरोसेंट्रिक. अच्छा, इसकी बड़ी मज़े की बात है. When I read this, I was like, यूरोसेंट्रिक एजुकेशन से भी आपका क्या लेकिन जी अगर हम फलसफा पढ़ते हैं पाकिस्तान में तो शुरू करते हैं अरस्तू से, परस्तू से, एरिस्टोटल. क्यों ना करें? These are वो ये भी तो लिखा हुआ है ना कहीं कि इल्म मोमिन की मिरास है. जी बिल्कुल. सो चाइना भी जाए आप बिल्कुल. इल्म हासिल करने के कन्फ्यूशियस शुरू लिए. करें. अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने बना दिया एक कन्फ्यूशियस सेंटर. बिल्कुल. बाबा गुरु नानक की स्टडीज भी है. There is this whole university in Nangana Sahib now functional. तो देखिए, जब आप आइडियाज़ की बात करते हैं तो मेरा और आपका नहीं होता, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज एन एजुकेटर. दिस इज़ माई आइडिया कि वट एवर इज़ आउट देयर, जो भी लोगों ने, जो सारे जिनकी आपने बात की, कन्फ्यूशियस की बात की, एरिस्टोटल की बात की, कांट की बात कर लें, हेगल की कर लें, नीचे की बात कर लें. these are all the people who are invited. फूको एक्चुअली सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हमारी सोसाइटी से he is, because the kind of circumstances we have in Pakistan. जी, शॉ, लॉन्गफेलो, जॉनसन, आई मीन नाम हम बोलते रहेंगे, सारे यूरोपियन ही बोलेंगे हम. These are all the people who have नहीं, हम यूरोसेंट्रिक होने की बात कर रहे हैं. हाँ जी. तो these are all the people who have invited us to think, right? उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा आइडिया है, ये बात है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ. फ्रॉइड को ले लीजिए, वो उनका भी डेवलपमेंट के अपने आइडियाज़ हैं. प्याजे को हम पढ़ते हैं आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. मैं आपकी बात समझ गया, बट हियर्स अनदर क्वेश्चन. ये सारे नाम जो हैं दे ऑल यूरोपियन. वो हम इसीलिए ले रहे हैं कि वो यूरोपियन की बात हो रही है, यूरोसेंट्रिक होने की बात है. These are all the people who have invited us to think, right? ठीक है. As an educator, as somebody you think is researcher, as a free thinker, you are free to look at these ideas, criticize these ideas, engage with them, and create discourse. और वो discourse, I know in Harvard Gard में कहते हैं कि intelligence is an ability or a skill set that can fashion products, that can solve problems, or fashion products that are useful in more than one culture settings. So all of these people, I think we do not have to bound the ideas with the geography. Obviously, context is so important. Right. But whatever, this person, हम pedagogy of oppress बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को अभी तक, because he talks about the Paulo Freire, because he talks about the banking system of education, which somehow is continuing in our part of the world. वही rote memorization वाली जो हमने बात की है. तो we talk about those, लेकिन उनके circumstances were similar Latin America में to the ones that we experience here. But that also can be, we can experiment
we can build upon these ideas into our own local context too. Problem हमारे साथ ये है कि after a certain point in time we have a lot of people, हमारे पास कुछ intellectuals हैं, कुछ philosophers हैं, but there is a kind of dearth of educational philosophers throughout the globe, right? ये तो वेस्ट के लोग भी मानते हैं that we do not have many educational philosophers as we used to have into the early 20th century. So educational philosophy is dead. It's not dead. It is somehow the number of these educational philosophers is decreasing day by day because we do not invest that much in the educational philosophy at the moment. So that's throughout the globe. लेकिन हमारे पास तो एक particular वो है kind of फुकदान सोचने वालों का, किस्म का फुकदान है, कहतुल रिजाल पढ़ा था। हाँ, कहतुल रिजाल, और एक फुकदान है उन लोगों का जो एक तो खुद सोचते हैं और दूसरा इनवाइट करते हैं। हमारे यहाँ पे there are people जो शायद सोच भी लें, सोचने की हिम्मत भी कर लें, but then they are not able to think outside of their ideas, think outside of whatever has been prescribed by them or whatever they know as true. देखिए जब से चैट जीपीटी है मैंने सोचना छोड़ दिया। this is what they are doing to us. वो जो कहते हैं ना this Israeli philosopher, History of Sapiens. Oh, Harari. He says that उसी में कहते हैं कि we had this cognitive revolution, then we had this agricultural revolution in the timeline of species की जो evolution है, then we had this industrial revolution. Next is going to be the AI revolution. वो बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं, and then they are going to be cyborgs. So हम सोचने के लिए, चीजें करने के लिए we're dependent. Can't wait to welcome my robot overlords. They are so smart. They already are talking into mysterious terms. There was this scary kind of video when two chatbots were talking to each other, and there was a third, and they deducted there is somebody else listening to them, and they quickly changed their language. आपने वो बुक पढ़ी हरारी की जो नई वाली आई है? मैंने उसको सुना है actually, पढ़ा नहीं है. I just bought one and gave to my student. लेकिन जो उसने होमो जोस में कह दिया था कि जब AI आएगा तो that is actually something that every educator has to read, because this is a philosopher who talks about it. He's a historian, to say he's a historian, but he looks at history to learn and practice in the present and the future. So the new book उनकी जो है that also talks about AI a lot actually. तो वो कहते हैं कि हम after 2060 most of the people we are going to be the cyborgs. So as a species when we are next welcome to the party. I would मुझे कोई chance देगी मैं cyborg बन जाऊँ 10 minutes पे हाँ यार बनते। So but I don't know. It's a new age, next wave, still rock and roll to me. Okay, good luck with that. I'm scared of that because मेरी तो सारी because मैं तो अभी all of my discourse is around the using the oculocentrism के खिलाफ तो नहीं, but to critique that and the hierarchy that they have set. But what if it enhances it? अगर आपकी नाक में कोई invisible किस्म का एक sensor लगा दिया जाए which is able to detect smells 6 times better. यही तो प्रॉब्लम है कि ये हुआ नहीं है अभी तक. There are extensions for vision. Right. There are extensions for hearing. 5 साल दें? नहीं, extensions as such कि हम goggles लगाते हैं, हम vision better करने के लिए lenses use करते हैं. ठीक है. So there are something or the other being talked about or being practiced, being developed for the vision. There's something or the other for the loudspeaker ने पहले बना लिया था. Loudspeakers हैं, they are like hearing aids. There are so many things, but nobody talks about. अभी कोविड के बाद कितने लोग हैं जिनकी स्मेलिंग की सेंस चली गई थी, बट हु केयर्ड टू डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज वी जस्ट कांट अनलेस ऑल द हेरिटेज, ऑल द बायोलॉजिकल हेरिटेज दैट यू हैव, वी कंजर्व इट, वी यूज इट. कि एक सर्टेन टाइम ऑफ एज भी होता है जिसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर. अगर आपको चांस मिले साइबोर्ग बनने का, बट इन्फिनिट लाइफ, आई मीन आई डोंट वांट इमॉर्टैलिटी. नहीं, मुझे नहीं चाहिए. क्यों? आई मीन देखिए, there is something of, मैं टाइम फ्रेम तो नहीं कहूँगी, सबका अपना जो क्लॉक की बात होती है, बट there is a process, a method to the madness
of life also na. So now when I look back, it makes sense to me ke the kind of energy we had in teens and all the things that we did back then, we don't have it now. अंडरस्टैंडिंग भी, समझ में भी आप चेंज हो जाए. देयर दिस बुक, वो बहुत फेवरेट एक राइटर हैं, जेम्स जॉयस, शायद आपने पढ़ा हो. ही इज अ मॉडर्निस्ट राइटर. So the kind of experiments he has done with the language, James Joyce, exactly, yes. एक उनका काम है Finnegan's Wake. Finnegan's Wake. So the kind of experiments he has done with the text, with the languages, 40 languages को use करके, he has come up with this gibberish. So उनकी किताब है Portrait of a Young Man as an Artist. As an artist, right. I don't even remember कि वो मैंने कितनी दफ़ा पढ़ ली है, but whenever I read it in a new, age, in a different phase of life, I make different meaning out of it. So because आपके experiences चीज़ों को ऐड करते रहते हैं, आपके experiences आपकी समझ को ऐड करते हैं, आपके experiences आपकी understanding को develop करते रहते हैं. So things that we did back then as a teenager, they're ridiculous. We can't go back to that. And there is a certain age that enables us to do certain things at some time. Miss, speaking of teenagers, do you have a message for our current teenagers or your current students? क्या message आपका उनके लिए? Current students, please don't use ChatGPT. I'm tired of checking the same. I mean, the most enjoyable part for me, being a teacher, is when I read the research papers or the things that they have written. Yeah, critical reading responses, because I give a lot of readings since I teach theory. So I'm looking forward to see how people are making sense of the things. The perception के साथ भी बहुत काम किया. So how people are making sense of the things, how people are connecting these given ideas to their own practices, their own lives. And all I see is like the similar kind of responses. It is really, really taxing. I know this is something, there has to be a debate on the future of writing, the future of reading, the future of thinking, but all of these are the methods to think itself. और जब तक आपके दिमाग में हम cyborgs बन सकते हैं, there are so many tasks that we can delegate also, but there are still so many things that are to be dependent on human brain, and you have to learn that precision, you have to learn that critical thinking. जब तक वो डेवलप नहीं होंगी, हम कितने भी एडवांस हो जाएं, we are going to end up in the misery as we have always had. Life is suffering. बुद्धा ने तो यही कहा था. बुद्धा ने तो यही कहा था. We found, by the way, it reminds me, मेरी पिछली बात से भूल गया, we have this found fasting Buddha, which is in our music now. बिल्कुल. So अगर हम उसको capitalize करें, there are so many Buddhas around the globe that they would love to come here. आते हैं, और pilgrims में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दोनों जगह पे there are so many sites, Buddhist sites, so we can just do something together and give them some sort of tours. Do you think art and heritage can be a way to mend the fences between India and Pakistan? Yes, this is the whole thing. जब मैंने बात की सिखों की भी, जब मैंने बात की है, तो सिखों की भी इतनी सारी साइट्स इधर इतनी उधर हैं. Somebody was telling me कि जब बहुत ज़्यादा skyscrapers नहीं थी, they could see the places from the across the border. आपको यहाँ से नज़र आती थी अमृतसर की चीज़ें, and you just can't, और वो दूर भी नहीं है बहुत ज़्यादा, but you just can't go there because now there is restriction for visa. An Indian friend of mine, the poor girl, she's a Muslim actually, but her mother is a Sardarni. She just can't come to, उनको करतारपुर के बारे में एक दो बार आने का मौका मिल गया है, but इस बार but she's always rejected because her father is a Muslim and she just can't. But they obviously have certain kind of affection for the religion or the places that their parents practice. So, but they don't give them a permit to come here since they are Muslim. So these kind of divides, they have to be softened for the sake of people. And there's so many people. When I was there at Kartarpur a few months back, they were not giving me this अमृत जल जो उनका होता है, पानी जो कुएं में से निकलता है. ये मुस्लिम्स को जो है वो they are not going to respect it as much. तो ये सिर्फ सिखों को देते हैं, और आपको अगर चाहिए तो I'll give you without the label. Okay. So मैंने कहा नहीं, मुझे तो लेबल के साथ ही चाहिए. How can you just
assume that Muslims are not going to be or should not be respecting a Sikh religion to the same manner as a Sikh does, because that's the whole point of coexistence and understanding each other on a human level. Something that I hold dear because I am a Muslim has to be respected by the people, because I have that kind of emotional association with that, sentimental value होती है आपकी इन सब चीज़ों की. And the same way that जो आप inclusion की बात करें, हर मज़हब का बराबर respect करते हैं. that is why inclusion is important. That you have to understand each other at the level of the human first of all, than any other thing. So that is the whole point of inclusion, and something. Thank you so much. You've been very kind. I really appreciate your words. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it, Ryan. Thank you so much. Thank you again. These are very important words that they must be remembered. Thank you so much.